आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। जल है तो कल है। राजस्थान देश का वो राज्य है जो जानता है कि जल का क्या महत्व है। आज जल के मुद्दे पर ही राजस्थान में अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। आज से सदन में डिमांड्स पर बहस का दौर शुरू हो चुका है और साथ ही मंत्रियों ने अपने विभागों से जुड़े जवाब दिए। जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि अगले कुछ महीनों तक राजस्थान में अवैध कनेक्शनों को लेकर अभियान चलाया जाएगा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान आज सरकार के कुछ मंत्री विधायकों के सवालों से घिरते हुए नजर आए और स्पीकर ने भी उन्हें पाठ पढ़ाया। राजस्थान की विधानसभा में आज कई ज्वलंत मुद्दे सामने आए। सबसे बड़ा मुद्दा रहा प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य राज्यों के युवाओं को रोकने के लिए कानून लाने की मांग। शून्यकाल के दौरान बहरोड के विधायक बलजीत यादव और कॉमरेड बलवान पूनिया ने यह मुद्दा उठाया। यादव ने कहा कि हरियाणा ने नया कानून बनाया है जिसके जरिए अन्य राज्यों के युवाओं को उनके यहाँ सरकारी नौकरी में आने से रोका जा सके। इसी तरह महाराष्ट्र, बंगाल सहित कई राज्यों ने भी वहाँ की स्थानीय भाषा या अन्य नियम लगाकर अन्य राज्यों के युवाओं को नौकरी में आने से रोका जा रहा है। यादव ने कहा कि राजस्थान में इस तरह का कोई कानून नहीं है जिसके कारण हमारे युवाओं का हक दूसरे राज्यों के युवा मार रहे हैं। विधायक बलवान पूनिया ने भी ये मांग सदन के अंदर उठाई और ये कहा कि कानून लाकर दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरी के आने से रोका जाए और साथ ही राजस्थान में जो परीक्षा की पारदर्शिता बनी हुई है वैसी पारदर्शिता अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है, इसलिए राजस्थान में ही परीक्षा के सेंटर खोले जाएं। प्रश्नकाल के दौरान आज सदन में कई सवालों के मुद्दों पर स्पीकर डॉक्टर सी.पी. जोशी ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण मंत्री शांति धारीवाल और सुखराम बिश्नोई अपने महकमों से जुड़े जवानों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत ने ब्यावर शहर में सीवरेज से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण से जुड़ा सवाल उठाया और मंत्री से पूछा कि सीवरेज के लिए जो सड़कों की खुदाई की जाती है उसके बाद सड़क का निर्माण नहीं किया जाता और स्थानीय निकाय के पास पैसा नहीं होता, ऐसे में उस सड़क का निर्माण कौन करेगा। स्पीकर डॉक्टर सी.पी. जोशी ने इस सवाल पर दखल देते हुए मंत्री शांति धारीवाल से पूछ डाला कि पूरे प्रदेश में शहरों के ऐसी ही स्थिति है, ऐसे में कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम तैयार किया जाए जो संवेदक सीवरेज डालने के लिए सड़क की खुदाई करता है, उसके बाद पूरी सड़क का निर्माण भी करने का जिम्मा उठाए। राज्य की विधानसभा में आज कई मुद्दे गरमाए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि आज सदन में सकारात्मक और सार्वभौमिकता के साथ बहस हुई। स्पीकर एक जज की भूमिका में आज फिर हमें देखने को मिले। एक तटस्थ रहकर उन्होंने सत्तापक्ष के मंत्रियों को उनके तैयारी की याद दिलाई कि किस तरह मंत्री को सदन में प्रश्नों के जवाब देने की पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। वहीं विपक्ष ने भी आज गरिमा में रहकर अपनी बात रखी और सदन में एक सार्थकपूर्ण बहस का संचार हो सका। और अब रुक करते हैं अजमेर का। अजमेर से हमारे सहयोगी कौशल बता रहे हैं वहां की बड़ी खबर। अजमेर के किशनगढ़ में फिल्मी अंदाज में हुआ युवती का अपहरण। विरोध कर रहे पिता पर आरोपियों ने लाठी और सरियों से किया बेरहमी से हमला। फायरिंग कर फैलाई क्षेत्र में दहशत। किशनगढ़ के पुराना हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के एक घर पर 3 युवकों ने दिन दहाड़े धावा बोलकर घर में मौजूद युवती का अपहरण कर लिया। अपनी पुत्री को बंदूक की नोक पर जबरन ले जाने का विरोध कर रहे उसके पिता को भी आरोपियों ने बेरहमी से सरियों डंडों से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए घर पर फायरिंग भी कर डाली। दिन दहाड़ी हुई फायरिंग और अपहरण की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और वारदात की जानकारी लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गए। तो वहीं दूसरी ओर घायल पिता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
जानकारी के मुताबिक युवती के अपहरण का जब उसके पिता सुभाष जायसवाल ने विरोध किया तो तीनों ही आरोपी उनके ऊपर टूट पड़े। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल बन गया, तो वहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। पुराने हाउसिंग बोर्ड इलाके में दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद जहां लोगों में भय बना हुआ है, तो वहीं आरोपियों के बेबाक और इस तरह के खुले इरादे से लोगों में रोष भी कायम है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर की सड़कों पर सांड राज का अब चौतरफा हो रहा विरोध। दरअसल बीकानेर में आवारा पशुओं के चलते कई हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेसी पार्षद भी धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। आज कांग्रेसी पार्षदों ने एक आवारा पशु के साथ नगर निगम में प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां पर नगर निगम कार्मिकों और पुलिस के साथ उनकी जबरदस्त तकरार भी हुई। चेतना चौधरी जो कांग्रेस की पार्षद हैं, उनका कहना था कि नगर निगम केवल औपचारिकता कर रहा है, जबकि इन आवारा पशुओं के चलते आम जन परेशान है। उनका कहना था कि नगर निगम पशुओं को पकड़ता है, फिर टैगिंग करता है और उसके बाद छोड़ देता है। ऐसे ही एक टैगिंग किए हुए सांड को लेकर ये कांग्रेसी पार्षद पहुंचे थे। पूरे मामले में आयुक्त एच गोरी का कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में इस समस्या का हल नहीं हो सकता। कांग्रेसी पार्षदों ने मेयर की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि बीकानेर की असली समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आम जन इन आवारा सांडों और आवारा पशुओं के चलते चोटिल हो रहे हैं और लगातार हादसे हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आवारा पशुओं को लेकर नगर निगम एक नीति बनाकर काम करे। रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह हाड़ा। कोटा संभागीय आयुक्त केसी मीणा आज बूंदी दौरे पर रहे। बूंदी दौरे के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री कोरोना अपील का उद्घाटन भी किया। केसी मीणा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी की। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त के साथ ही इस बैठक में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा सहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक जिला अधिकारियों व विभागीय अधिकारियों से लेते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का आम जन को लाभ मिले, इसको लेकर ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए कि सरकार की योजना से कोई भी वंचित नहीं रहे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा और स्वच्छ भारत मिशन को भी अमल में अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगातार इन योजनाओं का आमजन को लाभ मिले और प्रधानमंत्री आवास योजना हो या नरेगा, इन सब का आमजन को लाभ मिले ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किया जा सके। केसी मीणा ने मुख्य रूप से आज इस बैठक में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा सहित सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी पेंडिंग कम करने तथा अपने अपने पेंडिंग कामों को निपटाने की भी महत्वपूर्ण बात कही। रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सूर्यवीर से। एसीबी डीआईजी विष्णुकांत के दिशा निर्देशन पर आज डीसीपी अनुराग सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां आबकारी डिपो मैनेजर महेंद्र सिंह को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर एसीबी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के शराब डिपो के घूसखोर मैनेजर महेंद्र सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर सभी पत्रावली जब्त कर अग्रिम अनुसंधान में जुट गई है। एसीबी के डीएसपी अनुराग सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी आम सिंह ने 3 मार्च को एसीबी ऑफिस में परिवाद दर्ज करवाया था कि उसका डिपो में शराब पेटियों की लोडिंग और अनलोडिंग करने का लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे डिपो मैनेजर ने भुगतान के एवज में प्रत्येक महीने 22,000 रुपए रिश्वत के तौर पर मांग की है, जिस पर एसीबी द्वारा सत्यापन करवाया गया और आज आबकारी डिपो पर ही ट्रैप का आयोजन किया गया, जहां घूसखोर डिपो मैनेजर को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डीएसपी अनुराग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि डिपो मैनेजर द्वारा परिवादी से 22,000 रिश्वत राशि की मांग की गई थी, जिसमें 8,000 रुपए उसे पहले दिए जा चुके थे और 4,000 रुपए वेरिफिकेशन के दौरान दिए जा चुके थे और आज 10,000 रुपए रिश्वत लेते घूसखोर डिपो मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि जैसलमेर एसीबी के डीएसपी अनुराग सिंह राजपुरोहित ने हाल ही में 3 मार्च को ही जैसलमेर एसीबी के डीएसपी पद पर पदभार ग्रहण किया था
और यहां आने के कुछ दिनों में ही उन्होंने घूस को डिपो मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई कर रिश्वतखोरों को संदेश दिया है कि प्रदेश में एसीबी रिश्वतखोरों के खिलाफ सख्त है और किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी स्वीकार नहीं होगी। जैसलमेर एसीबी के डीएसपी अनुराग सिंह राजपुरोहित ने आज कार्रवाई के बाद अपील की कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए प्रदेश स्तर पर 1064 नंबर जारी किया गया है, जिस पर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने जनता से कहा कि कहीं भी करप्शन देखे तो बेहिचक हमें बताएं। रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि खटारा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का 7 मार्च और 8 मार्च का देव दर्शन कार्यक्रम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हुआ फाइनल। अशोक पन्नामी और यूनिस खान ने लिया आज तैयारियों का जायजा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 8 मार्च को अपना भरतपुर में जन्मदिन मना रही हैं, जिसको लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक पन्नामी, पूर्व मंत्री यूनिस खान सहित कई तमाम नेता भरतपुर में कैंप कर रहे हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हेलीपैड स्थल और अन्य जगहों की तैयारियों का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 7 मार्च को सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से भरतपुर के पूसरी का लौटा पहुंचेंगी। सुबह 10:30 बजे पूसरी का लौटा में दर्शन करने के बाद वे मथुरा के गोवर्धन स्थित गिरिराज जी मंदिर जाएंगी, जहां दानघाटी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वहां लंच का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बाद वसुंधरा राजे 6 बजे आदि बद्री के लिए रवाना होंगी, जहां रात्रि विश्राम करेंगी। दूसरे दिन 8 मार्च को आदि बद्री मंदिर में सुबह 5 बजे मंगला आरती में शामिल होंगी और दोपहर 12:30 बजे केदारनाथ मंदिर जाएंगी, जहां वे पूजा दर्शन कर दोपहर भोजन के बाद हेलीकॉप्टर से धौलपुर रवाना हो जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का डी कुमेर और नगर विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन गाँव में स्वागत किया जाएगा, जिसको लेकर वसुंधरा कैंप के कार्यकर्ताओं में खासा जोश भी देखा जा रहा है। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत चतुर्वेदी। टूर ऑपरेटर्स और तमाम ट्रैवल एजेंसियों की बैठक आज लेते हुए ये निर्देश दिए कि कोई भी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लिए बिना राज्य में प्रवेश नहीं करे। साथ ही विशेष रूप से डूंगरपुर जिले में दाखिल होने वाले बाहरी जिलों से और बाहरी राज्यों से आने वालों को अब निगरानी में रखा जाएगा और उनकी फॉलो अप में रिपोर्ट ली जाएगी कि उन्हें कोविड नेगेटिव है या पॉजिटिव। गुजरात सीमा से सटे डूंगरपुर जिले में कोविड का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। जिले के सागवाड़ा शहर की बोहरावाड़ी सोसाइटी में कर्फ्यू जारी है। रिसैम्पलिंग में आज 91 नए रोगी सागवाड़ा ब्लॉक में पॉजिटिव आए हैं। इसमें सर्वाधिक सागवाड़ा शहर से बताए जा रहे हैं। सागवाड़ा के आसपास के गाँव गामड़ा में तो 2, ओबरी, नंदोड़, बमासा में 1-1 रोगी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर चिकित्सा विभाग में इस बात को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है कि अचानक सामने आया कोविड का यह ग्राफ कोविड के नए स्ट्रक्चर के कारण है या पुराने स्ट्रेन के कारण ही संक्रमण की वजह है। इधर खास बात यह है कि संक्रमण फैलने की वजह से पिछले दिनों सागवाड़ा में एक सामूहिक आयोजन हुआ था और गुजरात और महाराष्ट्र से कुछ लोग पहुंचे थे, जिनके संपर्क में आने के बाद हालात बिगड़े। पहले दौर में 23 लोग पॉजिटिव पाए गए, वहीं सागवाड़ा पूरे शहर में उसी दिन 41 पॉजिटिव थे। ऐसे में जिला प्रशासन ने बोरावाड़ी में कर्फ्यू लगा दिया था, जो अब भी लगातार जारी है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में लगातार तीसरे दिन कोविड का ब्लास्ट हुआ है। जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है और चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर सर्वे और निगरानी रख रही है।